विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम लोग नमक कहानी पढ़ रहे थे और इस कहानी में हमने सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जाना था, उसकी साहित्यिक विशेषताएं जानी थी और कहानी के बारे में जाना था। आज हम लोग कहानी शुरू करेंगे, उसका पाठ शुरू करेंगे, उसकी व्याख्या शुरू करेंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटों के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है। सिख बीबी बैठी हुई हैं। साफिया जो कहानी की कह लीजिए नायिका है, वो उनको देखती है, हैरान रह जाती, क्योंकि वो जो सिख बीबी थी उसकी माँ से मिलती जुलती थी, साफिया की माँ से मिलती जुलती थी। वैसा ही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। ऐसा वो सोचती है कि जिस तरह मेरी माँ को देखने पर लगता था वैसे ही इन सिख बीवी को भी देखने पर लगता है। और जब साफिया उनको लगातार मोहब्बत की नज़र से देख रही थी तो उन सिख बीबी ने भी जानना चाहा कि भाई ये कौन है। तो उनकी बहू ने उनको बताया कि ये मुसलमान हैं और कल लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने। अपने भाइयों से मिलने लाहौर क्यों भाई? क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान चले गए। इसमें कई लोगों का केवल देश का बंटवारा नहीं हुआ, परिवार का भी बंटवारा हो गया, या कुछ लोग यहाँ रह गए और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो भाई लोग पाकिस्तान में हैं, बहन की शादी भारत में हुई है या भारत में है वो, तो अपने मायके यानी पाकिस्तान यानी लाहौर जाने वाली है। ये सुनकर सिख बीबी उठकर साफिया के पास आ गई और उसे बताने लगी कि लाहौर के लोग कैसे होते हैं, कैसे जिंदा दिल इंसान होते हैं, खाने पीने के शौकीन और सैर सपाटों के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। यानी कहानी यहाँ से शुरू होती है साफिया और सिख बीबी के मिलने से। चलिए आगे चलते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। साफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। तो कीर्तन हो रहा था, वहीं पर बैठी थी
और दोनों में आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगी, साफ़िया और सिख बीबी में। सिख बीबी से जब साफ़िया ने ये पूछा कि आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे, तो वो सिख बीबी बताती कि हाँ बेटे, जब विभाजन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, तभी हम लोग यहाँ आ गए थे, और आज तो यहाँ पर अपनी कोठी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है। हमने चर्चा की थी जब हम पाठ की शुरुआत किए थे, कहानी के बारे में बता रहे थे, तभी हमने कहा था कि जन्मभूमि से लगाव कैसा होता है। तो लाहौर छूट गया, लेकिन लाहौर की यादें दिल में आज भी बसी हुई हैं, और घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, साडा लाहौर, सुंदर सा लाहौर, जहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, जहाँ के लोग जो है खाने पीने के, सैर सपाटे के शौकीन हैं। तो ये जिंदा दिली की तस्वीर सिख बीबी आज भी अपने हृदय में समाये हुए हैं। देखिए, जन्मभूमि से नाता जो है वो टूटता नहीं है, सारा जीवन बना रहता है। कुछ भी हो जाए, हम कहीं चले जाएं, लेकिन अपनी माँ और अपनी मातृभूमि हमेशा याद आती है। तो सिख बीबी भी कहती हैं कि अपना तो वतन जी लाहौर ही है। अब आप सोचिए, भारत में रह करके कोई ऐसा कहे तो आप उसे क्या कहेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा कहानी में आगे, जैसा कि कहानी के बारे में बताते हुए हमने कहा था कि पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी कहता है कि अपना वतन तो जी दिल्ली है। अब बताइए, तो पाकिस्तान वाले उस कस्टम अधिकारी के दुश्मन हो जाएं, या यहाँ के लोग लाहौर को कह रही तो दुश्मन हो जाएं। खैर, चर्चा काफ़ी हो चुकी है, इसलिए इसको अधिक नहीं बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं आगे। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, और साफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब साफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। तो ये दोनों लोगों के बीच बात हुई कि जब चलने लगी तो साफ़िया ने पूछा कि भाई मैं लाहौर जा रही हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो बताओ। तो सिख बीबी ने उन्हें लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। तो देखिए आगे क्या होता है। 15 दिन यूँ गुजरे की पता ही न चला। जिम खाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए जा आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले, क्या कर ले जाए, क्यों कर ले जाएं, यही समस्या थी। कैसे ले जाएं, यही समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। साफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? तो देखिए, साफ़िया लाहौर आ गई है। 15 दिन बीत गए हैं मायके में अपने भाइयों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ अपने मायके में 15 दिन गुजार दिए, और सभी खातिरदारी कर रहे हैं। बिछड़ी हुई बहन, परदेसी बहन दूसरे देश में रह रही है, अब पता नहीं कब आए। तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि चीज़ें इतनी जाएंगी कैसे साथ में। और ऐसे में भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बादामी कागज़ में लिपटी हुई नमक की पुड़िया, जो लाहौरी नमक है, जो सिख बीबी ने मंगाया था। अब वो कैसे जाए? तो इस क्रम में साफ़िया ने सोचा कि उसका भाई पुलिस अफसर है, क्यों ना उससे राय ली जाए, वो सही राय देगा। तो उसने क्या किया कि बड़े भाई से पूछा कि भाई क्या नमक ले जा सकते हैं? अब देखिए भाई ने क्या जवाब दिया। वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी?
आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह हैरान होकर बोला। ये दोबारा लिख गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, ये 2 बार लिख गया है। खैर चलिए, तो वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने वही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो? वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। तो जो है, पहले तो हैरान हुआ उसका भाई कि भाई नमक क्यों मंगाया जा रहा है, और दूसरे उसने कहा कि भाई आप क्यों नमक ले जा रही हैं, आपके हिस्से में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नमक आया है। तो ये हैं दूसरे तरह के लोग, है ना, जो जहर भरते हैं कहना नहीं चाहिए, खैर। लेकिन हाँ, उसका भाई ने एक वैसी ही बात कही कि आपके हिस्से में, अर्थात हिंदुस्तान में या भारत में, इतना तो वैसे ही नमक आया है पहले से, तो आप नमक ले जाकर क्या करेंगी? तो साफिया झुंझला कर बोलती है कि मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं तो लाहौरी नमक की बात कर रही हूँ जो मेरी माँ ने मंगाया है। भाई भी आश्चर्यचकित हुआ कि भाई माँ का जिक्र कहाँ से आ गया, माँ तो बंटवारे से पहले ही मर गई थी। तो फिर उसने फिर भी समझाने के अंदाज में कहा कि भाई आप नमक नहीं ले जा सकती, क्योंकि यह गैर कानूनी है और आपको कस्टम से गुजरना है, और कस्टम वाले अगर देखेंगे कोई ऐसी वैसी चीज़ निकल आई तो उसकी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, ले नहीं जाने देंगे। तो साफिया बिगड़ कर बोली, ऐसे कैसे कि निकल आएगी? निकल आएगी का क्या मतलब? अरे कोई चोरी करके थोड़े ले जा रही हूँ, छिपा के थोड़े ले जा रही हूँ, मैं तो बता के ले जाऊँगी, जता के ले जाऊँगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे वही कानून कानून, अरे ये फिर वही कानून कानून कहे जाते हो? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। ये साफिया कहती है, जब उसका भाई कहता है कि बात गलत होगी और कानून है, तो वो कहती है कि भाई कानून कानून की बात क्या कर रहे हो, सारे कानून हुकूमत के होते हैं क्या? भाई मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के कोई कानून नहीं होते क्या? क्या मोहब्बत से एक पुड़िया नमक नहीं ले जाया जा सकता क्या? खैर, उसका भाई बोला, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। समझ गए? शायर लोग जो हैं वो शायरी करते हैं, और कह लीजिए कि कवि लोग, यानी कि ऐसे लोग ही कल्पनाओं में जीते हैं। उसके कहने का मतलब ये था उसके भाई के। और कस्टम वाले ऐसे नहीं, कस्टम वाले कवि नहीं हैं जो कल्पना लोक में जीते हैं। ये मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत, ये जो शब्द है ना, ये कस्टम वाले नहीं जानते हैं, ये कानून नहीं जानता है, ये सब कल्पना लोक की बातें हैं। तो उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी तो नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। ये साफिया कहती है। उसका भाई क्या कहता है? अब आप से कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा तो ज़रूर ही घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको
बताए देता हूँ कि आपसे नहीं, आप इसे ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? ये उसका भाई कहता है। मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों वाद विवाद कर रहे हैं, कह लीजिए। साफिया नमक ले जाना चाहती है, अपने तर्क देती है। उसका भाई अपने ढंग से समझाता है कि भाई ये कवियों की, शायरों की बातें नहीं हैं, और आप ठहरी अदीब। अदीब फरिश्ते, और हर अदीब का दिमाग जो है कुछ घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, है ना, और बदनामी हम सबकी भी होगी। तो ये उसका भाई कहता है। चलिए आगे देखते हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। तो उसने गुस्से से जवाब दिया, जब उसका भाई बराबर समझाने लगा कि कानून है, अदीबों का सिर घूमा हुआ होता है, आदि आदि, तो वो गुस्सा होकर के बोलती है कि भाई कस्टम वालों को ना जाने, लेकिन हम इंसानों को ज़रूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, अदीबों का दिमाग घूमा हुआ होता है, तो सच बात यह है कि अगर अदीबों की तरह सब लोगों का दिमाग घूम जाए तो शायद ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, शायद ये दुनिया कुछ बेहतर जगह बन जाए। और सच बात भी है। हमने जब कहानी के बारे में बात की थी, दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिर से एक बार उस बात को याद कीजिए। मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक होते हुए देखना चाहता हूँ, कि वो एक हो जाएं, ऐसा सपना है। और मैंने कहा था ये संभव सा नहीं दिखता, नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी सोच का परिचायक है। कहानी की लेखिका या और भी बहुत सारे कवि, लेखक, जैसे इसमें भी कहा गया शायर, भाई शायर ऐसा सोचते हैं। तो अगर अदीबों की तरह, अगर ऐसे लोगों की तरह सबका दिमाग घूमा हुआ होता तो सच में ये दुनिया स्वर्ग होती। ये जो दुनिया भर के झगड़े झंझट हैं, सीमा पर विवाद है, पता नहीं कितनी राजनैतिक लड़ाइयाँ हैं, समाज में कितना जो है भेदभाव या ऊंच नीच या जो भी विषमताएं विद्यमान हैं, असंतोष विद्यमान हैं, ये सब चीज़ें ना हो, अनाचार अत्याचार जो होते हैं शायद वो ना हो। लेकिन सब तो भाई यथार्थ में जीने वाले लोग हो गए हैं। सब तो अदीब बनना ही नहीं चाहते, कोई कवि बनना ही नहीं चाहता। उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, है ना। लोग व्यंग्य करते हैं कि भाई बड़े महात्मा गांधी बने फिरते हो, है ना, या आप तो अंबेडकर के औलाद हो, आदि आदि आदि। ये सब क्या है? ये गंदी सोच का परिचायक है, और शायद इसलिए दुनिया भी गंदी है। हम महापुरुषों को लेकर के व्यंग्य करते हैं, है ना। तुम झांसी की रानी हो गई, ये क्या है? ऐसे कमेंट क्या हैं? बहुत ही कह लीजिए कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, बड़े ही धूर्त और दुष्ट टाइप के लोग हैं, है ना। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं। शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। और जाने से पहले एक प्रश्न कि आप ये बताइए कि अगर आप साफिया के भाई की जगह होते तो साफिया को क्या सलाह देते? केवल एक सवाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के साथ एक बार फिर से। धन्यवाद आपको ढेर सारा।